नमस्कार दोस्तों, एमएस हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे, आज हम अरस्तु, जो कि राजनीति विज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, तो अरस्तु के राजनीतिक विचार और मेनली उनके राज्य और नागरिकता पर जो कॉन्सेप्ट है, राज्य और नागरिकता के ऊपर उनके जो विचार हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेजी में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु इनको कहा जाता है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 384 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ग्रीस के शहर स्ट्रागिडा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमेकस था। अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु मेनली पहले राज्य के बारे में बताते हैं कि राज्य क्या है और क्यों व्यक्ति राज्य के साथ जुड़ता है, और उसके बाद वो अपना और जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उनके स्लेवरी यानी कि दास प्रथा पर जो उनके कॉन्सेप्ट हैं या सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसको वो समझाते हैं। तो अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें ही अरस्तु पढ़ते थे। अरस्तु के बारे में एक और बात आप जान लीजिए कि जो अलेक्जेंडर है यानी कि जो सिकंदर के गुरु भी अरस्तु ही हैं, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। प्लेटो जो थे वो फादर ऑफ फिलॉसफी हैं, उनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स या आइडियलिज्म कहा जाता है। वो आदर्शवाद की तरफ उनकी थ्योरी ज़्यादा बेस है, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है वो आदर्शवाद की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। जबकि अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, अरस्तु की बात करें, तो अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो ही वो उसको अपनी थ्योरी में या अपने दर्शन में, अपने थॉट्स में जगह देते हैं। तो हम सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु का ब्रीफ हम जान चुके हैं। अब हम अरस्तु के जो राज्य का उनका कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसे राज्य बनता है। अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो राज्य का एक पार्ट बनता है, एक हिस्सा बनता है। कैसे बनता है वही हम समझने वाले हैं। तो पहले आप स्टेट को समझ लीजिए। स्टेट राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वे ज़रूरतें वह अपने उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले वह परिवार का हिस्सा बनता है। परिवार में उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसकी सभी ज़रूरतें परिवार में पूरी नहीं हो पाती। तो परिवार के बाद परिवारों का समूह बनता है, यानी कि फैमिलीज़ का ग्रुप बनता है, और यही जो ग्रुप है, परिवारों का ये जो ग्रुप है, ये विलेज बनाता है, यानी कि गांव बनाता है। और इस गांव में व्यक्तियों की कुछ ज़रूरतें पूरी होती हैं और कुछ उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, यानी कि वो अब ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जितना वो परिवार में थे उससे ज़्यादा वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति राज्य से क्यों जुड़ता है, क्या कारण है कि व्यक्ति को राज्य से जुड़ना पड़ा। तो उसका एक ही कारण है कि उसे हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ चाहिए, मतलब सुखी और सद्गुण जीवन वो जीना चाहता है, इसलिए वह राज्य से जुड़ जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के अंदर क्या है, व्यक्ति के अंदर एक्टिविटी, यानी कि उसके अंदर एक अलग गुण है। व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, वो जानवरों से किस तरह अलग है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है रीज़न करने की। रीज़न मतलब तर्क, विवेक की क्षमता है व्यक्ति के पास, और साथ ही साथ वह भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए वो क्या है, जानवरों से मनुष्य जो है, इस तरह से जानवरों से मनुष्य को अलग करते हैं अरस्तु। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मनुष्य में अपने नैतिक गुणों को विकसित करने की भी क्षमता होती है। तो 3 बातें यहाँ पर अरस्तु ने बताई हैं कि व्यक्ति के अंदर विवेक की क्षमता है, वह भाषा का प्रयोग कर सकता है, और अपने नैतिक गुणों को वह विकसित कर सकता है। यही 3 कारण हैं जिसके कारण हम व्यक्ति को जानवरों से अलग कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य को जानवरों से अलग कर सकते हैं, जानवरों से श्रेष्ठ मान सकते हैं। जब व्यक्ति राज्य का हिस्सा बन जाता है तो उसमें राज्य में उसकी क्या भूमिका है, तो
उसका पहला काम होता है कि वह डिसीजन मेकिंग यानी कि जिसे हम कहते हैं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करे, पहली बात। और दूसरा, वो जो राज्य के कानून हैं, जो नियम राज्य ने बनाए हैं, उनको फॉलो करे। तो ये दो काम होते हैं राज्य के अंदर व्यक्ति के। ठीक है, राज्य के अंदर व्यक्ति समझौते करते हैं, कुछ पार्टनरशिप करते हैं, आपस में कुछ उनके हित होते हैं, उनको साधने के लिए वो आपस में समझौते करते हैं, छोटे छोटे संगठन बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप ही बाद में स्टेट बनते हैं। यानी कि स्टेट क्या है? ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि हमने पहले ही समझा कि पहले परिवार, उसके बाद राज्य जो है, परिवार के बाद गांव, और गांव के बाद फिर विलेज। इसको आप और अच्छे से अब समझते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वो एक स्वाभाविक संस्था है, उसका जन्म नहीं हुआ है, उसका विकास हुआ है। जन्म नहीं हुआ है, विकास हुआ है। कैसे हुआ है? वो कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये अपने आप यानी कि प्राकृतिक तौर पर है, स्वाभाविक संस्था है, ये खुद ब खुद ही आया है, व्यक्ति ने इसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया है। फैमिली थी, व्यक्ति का जन्म होता है परिवार में, परिवार में उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी होती हैं, कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ठीक है, कुछ ही ज़रूरतें उसकी परिवार में पूरी हो पाती हैं। फिर परिवारों का संगठन बनता है, परिवारों में आपस में पार्टनरशिप होती है, यानी कि सहयोग की भावना उनमें उत्पन्न होती है, जिससे वो क्या बनाते हैं? एक विलेज बनाते हैं, एक गांव बनाते हैं। गांव में थोड़ा ज़्यादा, परिवार से थोड़ा ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है और उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन सभी ज़रूरतें यहाँ पर भी पूरी नहीं होती। फिर बहुत सारे गांव एक ग्रुप बनाते हैं, और यही गांवों का जो ग्रुप है, इसे ही अरस्तु सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य या फिर राज्य यानी कि स्टेट कहते हैं। और अरस्तु कहते हैं कि यही अंतिम स्टेज है, यही यानी कि यही लास्ट, यही आखिरी चरण है। यहाँ पर व्यक्ति कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी को पा लेता है, यानी कि पूर्णतः आत्मनिर्भर जो है व्यक्ति हो जाता है। अब इसके बाद अगला कोई चरण नहीं होता। फैमिली को, विलेज को और स्टेट को अरस्तु कैसे अलग करते हैं? अरस्तु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो बहुत सारी छोटी छोटी फैमिली को ही आप स्टेट कह लीजिए कि छोटी छोटी फैमिली से स्टेट बना है या छोटे छोटे विलेज से स्टेट बना है, ऐसा नहीं है। फैमिली का पर्पज़ अलग है, फैमिली का उद्देश्य अलग है, परिवार के बनने का उद्देश्य अलग है, गांव के बनने का उद्देश्य अलग है, और राज्य के बनने का उद्देश्य अलग है। ठीक है, इनके अलग अलग पर्पज़ हैं, और इनके जो ये पर्पज़ हैं उसको कैसे आप अलग करेंगे, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके पर्पज़ के बीच में? तो अरस्तु कहते हैं कि इनका जो नेचर ऑफ अथॉरिटी होता है, यानी कि यहाँ पर शासन किसका है, यहाँ पर डोमिनेंस कौन करता है, यहाँ पर स्वामित्व किसका है, वो हमें देखना होगा। अगर हम परिवार की बात करें या गांव की बात करें या राज्य की बात करें, तो इन तीनों के जो पर्पज़ हैं वो अलग होते हैं। किस आधार पर? अथॉरिटी के आधार पर, यानी कि शासन के आधार पर वो अलग होते हैं। यही अरस्तु यहाँ पर बताते हैं। आगे अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो राज्य में क्या करता है? वो राज्य में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, और अपने विवेक का इस्तेमाल वह कैसे करता है? वो भाग लेता है किस में? राजनीतिक कार्यों में वो भाग लेता है, डिस्कशन करता है और डिबेट करता है। तो उससे क्या होता है? उसकी जो विवेक की क्षमता है वो बढ़ती है, उसे सही और गलत का अंतर पता चलता है, न्याय और अन्याय में वह अंतर विभेद यानी कि भेद कर पाता है। तो ये था अरस्तु का राज्य का कॉन्सेप्ट। मेनली उन्होंने बताया कि कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है, कि परिवार का हिस्सा होता है, परिवार में कुछ ज़रूरतें पूरी होती हैं, फिर परिवार से हम गांव की तरफ बढ़ते हैं, गांव में थोड़ा परिवार से ज़्यादा ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती हैं, लेकिन सारी ज़रूरतें, सुरक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरतें वो शायद गांव में उस तरह से पूरी नहीं हो पाती। तो फिर हम क्या करते हैं? हम स्टेट बनाते हैं, और स्टेट में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि पूरी तरह हम आत्मनिर्भर स्टेट में हो जाते हैं। ये उनका स्टेट का कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं उनका नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है। नागरिकता के बारे में अरस्तु जो है वो क्या कहते हैं? आसान शब्दों में नागरिकता की कोई परिभाषा अरस्तु ने नहीं दी है, लेकिन फिर भी अरस्तु की जो थ्योरी है, अरस्तु के जो थॉट्स हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे बहुत ही आसान शब्दों में हम यही समझ सकते हैं। अरस्तु जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जिनके पास, नागरिक कौन है? नागरिक वे हैं जिनके पास विवेक यानी कि तर्क करने की क्षमता है, और जो राज्य के कार्यों में कार्य कौन से? न्याय के कार्य और विधि निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं। वो क्या है? वे नागरिक हैं। ठीक है,
अरस्तु यहाँ पर कहते हैं कि दूज हु पोजेस रीजन एंड पार्टिसिपेट इन द डिलिबरेटिव एक्टिविटी ऑफ द स्टेट आर कॉल्ड सिटीजन्स। ये कहते हैं। साथ ही साथ अरस्तु कहते हैं कि नागरिक वे हैं जिनके पास योग्यता है। किस चीज़ की योग्यता? शासन करने की योग्यता। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अरस्तु कहते हैं कि जिनके पास योग्यता है शासन करने की और शासित होने की, कि सिटीजन्स आर दूज हु हैव द एबिलिटी टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासन करना अगर आपको आता है तो आप नागरिक हो जाएंगे। नहीं, आपको शासन करना भी आना चाहिए और शासित होना भी आना चाहिए। मतलब एक समय में जो व्यक्ति शासन कर रहा है और जो व्यक्ति शासित हो रहे हैं उसके द्वारा, अगर शासित होने वाले व्यक्तियों को शासन करने का मौका दिया जाता है तो उन्हें भी शासन करना आना चाहिए। तो उन्हें ही अरस्तु जो है वो नागरिक मानता है। अरस्तु कहता है कि नागरिकों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। वो कहते हैं कि नागरिकों के बीच में जो संबंध होते हैं वो बेस्ड होते हैं इक्वालिटी पर, यानी कि समानता पर आधारित होते हैं। सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं, सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं। ठीक है, तो वो जो नागरिक हैं वो समान हैं, उनके जो बीच जो रिलेशन है वो इक्वालिटी पर बेस्ड है, क्योंकि कोई भी जो नागरिक होगा उसके अंदर एबिलिटी होगी रूल करने की, शासन करने की, एंड बी रूल्ड इन टर्न, और शासित होने की भी उसके अंदर एबिलिटी होती है। तो यही अरस्तु यहाँ पर कहते हैं। अरस्तु ये जो रूल बेस्ड है इक्वालिटी पर, यानी कि समानता पर आधारित जो ये जो शासन है उसको समझाने के लिए अरस्तु एक एग्जाम्पल देते हैं। अरस्तु कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है या गुलाम और दास का जो रिश्ता है उसे आप समझिए, तब आप समझ सकते हैं कि कैसे राज्य का और व्यक्ति का संबंध होता है। जो पति और पत्नी का रिश्ता है या जो गुलाम और दास का जो रिश्ता है उसे आप जानते हैं कि वो किस पर आधारित होता है, वो डोमिनेंस पर आधारित होता है, यानी कि स्वामित्व पर आधारित है। गुलाम पर स्वामित्व होता है उसके मालिक का, पति और पत्नी में जो पति है उसका स्वामित्व होता है अपनी पत्नी पर। तो यानी कि यहाँ पर रूल किस पर बेस्ड है, रूल का जो शासन है उसका आधार क्या है, डोमिनेंस। तो इसलिए आप इसको पॉलिटिकल रूल यानी कि राजनीतिक शासन नहीं कह सकते। राजनीतिक शासन वही होगा अरस्तु के अनुसार जहाँ पर जो शासन होगा वो किस पर बेस्ड होगा, उसका आधार जो होगा वो इक्वालिटी होगी। जब शासन का आधार इक्वालिटी यानी कि समानता होगी तभी आप उसको पॉलिटिकल रूल कह सकते हैं। तो ये कहते हैं अरस्तु सिटीजनशिप को लेकर और राजनीतिक शासन को लेकर। अब अरस्तु ने बिल्कुल साफ साफ कुछ बातें बताई हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो सिटीजन नहीं है, हु आर नॉट सिटीजन। किसको अरस्तु सिटीजन नहीं मानता? तो अरस्तु कहता है कि 3 कैटेगरी हैं इसमें। पहली, वे जिनके पास विवेक है लेकिन वो विवेक कैसा है, अविकसित है। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि अरस्तु नागरिकता किसको देते हैं, जिनके पास विवेक करने की क्षमता है, जो राज्य की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जो न्याय के प्रशासन में और साथ ही साथ विधि निर्माण में जो भाग ले सकते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि पहला ग्रुप वो है जिनके पास क्या है, रीजन करने की क्षमता है लेकिन वो कैसी है, अविकसित है। और इसका एग्जाम्पल अरस्तु क्या देते हैं, बच्चे। वो कहते हैं कि बच्चों के पास विवेक होता है लेकिन वह अभी अविकसित अवस्था में है, वह इस अवस्था में नहीं है कि वह निर्णय निर्माण में भागीदारी कर सके। इसलिए अरस्तु जो है बच्चों को नागरिकता से वंचित रखते हैं, बच्चों को वह नागरिकता नहीं देते। ठीक है। दूसरा अरस्तु कहते हैं कि दूसरा ग्रुप वो है, दूसरी श्रेणी वो है जिनके पास रीजन है लेकिन लैक्स अथॉरिटी। कहते हैं कि हैव रीजन बट लैक्स अथॉरिटी। मतलब दूसरा ग्रुप वह है जिनके पास रीजन तो है यानी कि विवेक की क्षमता तो है, लेकिन उनके पास उस विवेक को यूज करने की, उस विवेक का इस्तेमाल करने की अथॉरिटी यानी कि पावर नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, वुमेन जो है यानी कि औरतें जो हैं उनके पास विवेक होता है, उनके पास विवेक है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकते, वो डोमिनेट नहीं करते विवेक को। उनमें डोमिनेंस किसका होता है, इमोशंस का डोमिनेंस होता है। ठीक है, उनके स्वभाव में किसका डोमिनेंस होता है, इमोशन का डोमिनेंस होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरस्तु के विचार है। ठीक है, तो रीजंस होता है उनमें लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता, उनमें डोमिनेट क्या करता है, इमोशन डोमिनेट करते हैं। ठीक है, वो किस पर, उनकी अथॉरिटी किसके पास होती है, उनके जो पति हैं, जो पुरुष हैं, उनके पास उनकी अथॉरिटी होती है। इसलिए अरस्तु यहां पर कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज सुपीरियर टू वुमेन, कि व्यक्ति जो है यानी कि मानव जो है या पुरुष जो हैं वो स्वभाव से ही सुपीरियर हैं
वुमेन से, यानी कि वो महिलाओं को इन्फीरियर मानते हैं और पुरुषों को सुपीरियर मानते हैं। और इसी वजह से अरस्तु की बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है। उनको एंटी फेमिनिस्ट कहा जाता है, गैर महिलावादी कहा जाता है उनको। ठीक है, तो ये इनका दूसरी श्रेणी होगी। तीसरी श्रेणी में अरस्तु किसको रखते हैं? अरस्तु कहते हैं कि तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी विवेक करने की क्षमता नहीं होती। और इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं स्लेव। स्लेव यानी कि गुलाम। तो तीसरी श्रेणी में कौन आते हैं? गुलाम आते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी रीज़न करने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास समय नहीं होता रीज़न करने का। उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है राज्य के कार्यों में भागीदारी करने का, क्योंकि उनके जो मालिक हैं उन्होंने उन्हें काम दे रखे हैं, तो मालिकों के काम ही उनको करने हैं, और तभी जाकर मालिक जो हैं, जो मास्टर है, वो राज्य के कार्यों में भागीदारी कर सकता है। तो इस तरह से अरस्तु बताते हैं कि कौन सिटीजन नहीं है और कौन सिटीजन है। तो ये जो लोग हैं, यानी कि बच्चे, साथ ही साथ वृद्ध भी हैं, महिलाएं और गुलाम और मजदूर, ये जो लोग हैं, इनको अरस्तु नागरिकता नहीं देता है। ठीक है, इनको अरस्तु नागरिकता देने से बचता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति विवेक कर सकते हैं, राज्य के कार्यों में यानी कि विधि निर्माण में और न्याय के प्रशासन में भागीदारी कर सकते हैं, उनको अरस्तु है नागरिकता देते हैं। तो ये थे अरस्तु के मेनली नागरिकता का कॉन्सेप्ट और उनका राज्य का कॉन्सेप्ट। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।